आज की इस क्लास में हम प्रादेशिक प्रादेशिक मगध राज्य चैप्टर के अंतर्गत बड़े राज्यों के उदय के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उन पॉइंट को सीखेंगे जिसके कारण इन बड़े राज्यों का उदय हुआ, यानी वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से बड़े राज्यों का उदय होता है, यानी प्रादेशिक यानी मगध राज्य का उदय होता है। तो इसमें जो प्रथम कारण है वो लोहे के उपयोग। ईसा पूर्व 600 के आसपास लोहे के उपयोग से मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। इस कारण से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या क्या आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। तो ईसा पूर्व 600 के आसपास लोहे के औजारों के उपयोग से मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। और घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिलने से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और ये जो कृषि क्षेत्र का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, जो कृषि के क्या है, अनुकूल है। तो यहाँ पे जो इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती थी वो वर्षा कृषि के अनुकूल थी। इन कारकों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की। इसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। और जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होता है तो ये जो अतिरिक्त उत्पादन है, ये जो कृषि उत्पादन में जो एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है, जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, इस अतिरिक्त उत्पादन को जो राजा है वो टैक्स के रूप में क्या कर रहा है? कलेक्ट करता है, एकत्र करता है। इस अतिरिक्त उत्पादन को जो राजा है वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में कलेक्ट करता है, एकत्र करता है। और इस कर का प्रयोग राजा अपनी सैन्य व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में उपयोग करता है। इस कर को जो राजा है वो अपनी सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में इसका प्रयोग करता है। अब ये जो राजा वो जो अतिरिक्त उत्पादन जो राजा टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रहा है, एकत्र कर रहा है, तो लोगों के द्वारा जो राजा को एक कर ये टैक्स दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों की जरूरत है, लोगों की अपनी जरूरत है। क्या राजा से क्या जरूरत है? सुरक्षा। राजा हमको क्या देगा? अगर हम राजा को टैक्स दे रहे हैं तो हम राजा से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि राजा हमें सुरक्षा देगा। और इसके बारे में हमने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले का प्रमुख जो राजन होता था, जो कबीले का नेतृत्व करता था, वो अपने कबीले के लोगों को सुरक्षा देता था, अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा करता था। और उसके बदले उस कबीले के लोग जो है उस राजा को उस राजन को स्वेच्छा से कर का भुगतान करते थे, यानी अपनी इच्छा से कर का भुगतान करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में कबीले के लोगों के द्वारा राजन को जो कर का भुगतान किया जा रहा था वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किया जा रहा था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में जब राजा ऋग्वैदिक काल की तुलना में शक्तिशाली हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं, जब हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते हैं, और उत्तर वैदिक काल में जो राजा की शक्ति है, राजन की शक्ति है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उस कारण से जब राजा की शक्ति में वृद्धि होती है तो जो लोग राजा को पहले स्वेच्छा से कर देते थे, अब राजा अपने अधिकारियों के माध्यम से कर वसूलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ये जो कर जैसे जैसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, अतिरिक्त उत्पादन होता जाता है, वैसे वैसे राजा के कर में भी क्या होती है? टैक्स में वृद्धि हो जाती है। और जैसे जैसे राजा की कर में, टैक्स में वृद्धि होती है, वैसे वैसे राजा की जो सैन्य व्यवस्था है वो मजबूत होती है और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है। जब राजा की सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, तो राजा भी काफी क्या होगा? शक्तिशाली होगा। तो अब यहाँ पे जो टैक्स का कर का भुगतान है, जो कर का भुगतान लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोग राजा से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि राजा को क्या देगा? सुरक्षा देगा। आज के समय में जो लोग कर का भुगतान में जो टैक्स
जो टैक्स लोग भुगतान करते हैं आज के समय में, तो क्यों कर दिया जा रहा है? क्योंकि जो सरकार है वो लोगों को क्या करे, सुरक्षा दे रही है। कल्पना करिए कि अगर आर्मी को रिमूव कर दिया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था को हटा दिया जाए, तो जनता सरवाइव कर पाएगी? क्या लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपको स्वतंत्र रूप में अपने देश में, अपने राज्य, अगर आपको स्वतंत्र रूप में अपने देश में, अपने राज्य में रहना है और विकास करना है, आगे जाना है, तो सुरक्षा आपको चाहिए। और सुरक्षा आपको कौन देगा? आपकी इस समय सुरक्षा आपको कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। लेकिन राजतंत्र में सुरक्षा आपको कौन देता था? कौन देता है? सुरक्षा की गारंटी आपको कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। अब जब अगर जो राजा जो आपको सुरक्षा दे रहा है, तो राजा सुरक्षा कब आपको दे पाएगा? जब उसके पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था होगी, जब उसके पास एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होगी, तभी तो राजा आपको सुरक्षा दे पाएगा। और राजा अगर आपको सुरक्षा देगा तो राजा जो आपसे कुछ लेगा, तो राजा आपसे क्या लेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। कर आप राजा को क्या करोगे? जो राजा आपको सुरक्षा दे रहा है उसके बदले में आप राजा को क्या भुगतान करोगे? कर का भुगतान करोगे। अब यहां से आपने देखा कि इससे राजा की जो सैन्य व्यवस्था है वो मजबूत हुई, और ये जो सैन्य शक्ति, राजा की जो सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, जो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, तो यहाँ पे जो राजा की सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि लोहे के उपयोग से लोहे के हथियार बनाने में मदद मिली। और जब लोहे के हथियार बनाने में मदद मिली, तो इसने भी सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाया। यानी इस लोहे के उपयोग से जो लोहे के हथियार बनाने, इस लोहे के उपयोग ने लोहे के हथियार बनाने में, इस लोहे के उपयोग से लोहे के हथियार बनाने में मदद मिली। इससे सैन्य व्यवस्था क्या है? मजबूत होती है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि राजा इस कर का प्रयोग अपनी सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करता है, क्योंकि यही राजा की शक्ति का आधार है। राजा की शक्ति का ये आधार है, क्योंकि जितनी उसकी मजबूत सैन्य व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उतना ही राजा क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और जब राजा शक्तिशाली होगा, तो राज्य भी उतना ही क्या होगा? शक्तिशाली होगा। उसका राज्य भी उतना आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो अतिरिक्त उत्पादन है, इस अतिरिक्त उत्पादन का और क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? इस अतिरिक्त उत्पादन ने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। इस अतिरिक्त उत्पादन ने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। इस कारण से ईसा पूर्व 500 के आसपास बड़े पैमाने पर शहरों का उदय देखने को मिलता है। इस कारण से ईसा पूर्व 500 के आसपास बड़े पैमाने पर शहरों का उदय देखने को मिलता है। इन शहरों में जैसे कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, वैशाली जो बिहार में है, पाटलिपुत्र, राजगीर, पाटलिपुत्र भी बिहार में स्थित है, राजगीर भी बिहार में स्थित है। इन शहरों के विकास को बल प्रदान किया। यानी इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिला, और इस कारण से बड़े शहरों का उदय हुआ। इन बड़े शहरों में हम किसका उल्लेख कर सकते हैं? वैशाली का कर सकते हैं, कौशाम्बी का, कुशीनगर का, पाटलिपुत्र का, राजगीर का उल्लेख हम कर सकते हैं। अब ये जो शहरों का जो उदय हो रहा है, अब ये जो अतिरिक्त उत्पादन है, ये अतिरिक्त उत्पादन इन शहरों के लिए, ये जो अतिरिक्त उत्पादन है अभी किसके लिए उपलब्ध हो रहा है? इन शहरों के लिए उपलब्ध हो रहा है। ये जो अतिरिक्त उत्पादन है इन शहरों के लिए उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो अतिरिक्त उत्पादन है किसके लिए उपलब्ध हो रहा है? ये जो अतिरिक्त उत्पादन है ये किसके लिए उपलब्ध हो रहा है? इन शहरों के लिए उपलब्ध हो रहा है। तो इस कारण से लोग अपने देश में ये जो अतिरिक्त उत्पादन जो इन शहरों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ये जो अतिरिक्त उत्पादन जो इन शहरों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इसने लोगों को अपने देश में रहने लायक बनाया। यानी इस अतिरिक्त उत्पादन ने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। शहरों के बड़े पैमाने पर शहरों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। और इस कारण से जो यहाँ पे जो इन शहरों को जो ये अतिरिक्त उत्पादन मिल रहा है, इस अतिरिक्त उत्पादन ने लोगों को अपने देश में रहने लायक बनाया, लोगों को अपने देश में रहने लायक बनाया। और इस कारण से बड़े राज्यों के अब इन सभी कारकों ने
ये जो सभी कारक आपने पढ़ा कि राजा ने इस कर का प्रयोग अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में किया। इससे राजा की शक्तिशाली में वृद्धि हुई, और जब राजा शक्तिशाली होगा तो वो राज्य शक्तिशाली होगा, जब राज्य शक्तिशाली होगा तो वो राज्य का विस्तार धीरे धीरे और होता जाएगा। इन कारकों ने बड़े राज्यों के उदय में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण से लोगों में प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। इस कारण से लोगों में प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। प्रादेशिक विचार का मतलब क्या हुआ? प्रादेशिक विचार का मतलब ये हुआ कि अब लोगों का अपने जन या जनजात से ज्यादा अपने जनपद के प्रति निष्ठावान हो गए। अब लोग, यहाँ पे हमने कहा कि इससे प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। इन बड़े राज्यों के उदय से प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। इन बड़े राज्यों के उदय से प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब अपने जन या जनजात की तुलना में अपने जनपद के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो गए। अब लोगों का लगाव था वो अपने जन या जनजात के प्रति कम हो गया। अब लोगों का लगाव किसके प्रति हो गया? अपने जनपद के प्रति हो गया। यानी लोग अपने जनपद के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो गए। इस बड़े राज्यों के उदय ने प्रादेशिक विचार की भावना को मजबूत किया। यानी लोग अब जन या जनजात, जो ऋग्वेदिक काल में आप देखते हैं, ऋग्वेदिक काल में आपने देखा कि लोगों का लगाव, लोग किसके प्रति निष्ठावान थे? लोगों का लगाव किसके प्रति था? अपने कबीले के प्रति था, यानी जन या जनजात के प्रति, अपनी कबीले के प्रति था, यानी जन या जनजात के प्रति था। लेकिन इन बड़े राज्यों के उदय से प्रादेशिक विचार की भावना मजबूत हुई। अब लोगों का लगाव है वो अपने जन या जनजात की तुलना में अपने जनपद के प्रति क्या है? ज्यादा हो गया। यानी लोगों की जो निष्ठा है वह जन या जनजात की तुलना में किसके प्रति ज्यादा हो गई? जनपद के प्रति। यानी लोग अब किसके प्रति ज्यादा निष्ठावान हो गए? अपने जनपद के प्रति अब लोग ज्यादा निष्ठावान हो गए। किसकी तुलना में? अपने जन या जनजात की तुलना में। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में आप देखते हैं कि लोगों का लगाव, लोग ज्यादा निष्ठावान किसके प्रति थे? जन या जनजात के प्रति। लेकिन इस ईसा पूर्व 500 के आसपास जो इन बड़े शहरों का उदय हो रहा है, हुआ, और जिस कारण से ये जो बड़े राज्यों का उदय होता है, और इस बड़े राज्यों के उदय ने लोगों में प्रादेशिक विचार की भावना को मजबूत किया, और अब लोग इस जन या जनजात की तुलना में अपने जनपद के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो गए। ठीक है, आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।